नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम 11वीं कक्षा के भूगोल के सिलेबस की उस ठोस बुनियाद पर चर्चा करेंगे जो भारत की भौगोलिक स्थिति यानी इंडियाज लोकेशन पर आधारित है। ये काफी दिलचस्प और जरूरी टॉपिक होने वाला है। इस चर्चा को हम मुख्य रूप से इन हिस्सों में बांटेंगे। क्लास 11 सिलेबस का ओवरव्यू, भारत का आकार और कोऑर्डिनेट्स, हमारी स्थानीय सीमाएं यानी लैंड बॉर्डर्स, सीमावर्ती राज्य और अंत में समुद्री सीमाएं और उनके कानून। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, जहां हम क्लास 11 के सिलेबस का एक जल्दी से ओवरव्यू लेंगे। अगर इस बुनियादी डॉक्यूमेंट पर एक नज़र डालें तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के उन मूल सिद्धांतों को दर्शाता है जो आगे आने वाली सारी पढ़ाई के लिए एक मजबूत बेस बनाते हैं। मतलब यही वो फाउंडेशन है जिस पर आगे की सारी भौगोलिक पढ़ाई टिकी हुई है। और यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है कि दोनों डॉक्यूमेंट्स आपस में जुड़े कैसे हैं। पहले डॉक्यूमेंट के जो व्यापक सिद्धांत है ना, वो दूसरे डॉक्यूमेंट में जो भारत के भौतिक पर्यावरण पर है उस पर सीधे तौर पर लागू होते हैं। खासकर चैप्टर 1 को देखा जाए जो इंडियाज लोकेशन पर है, तो वहां उन्हीं बुनियादी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, भारत का आकार और उसके कोऑर्डिनेट्स। इस नंबर पर गौर करना काफी दिलचस्प है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है। अगर एकदम एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस विशाल आकार की वजह से ही हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। काफी बड़ा एरिया है ना। अब सवाल ये है कि भारत से बड़े जो 6 देश हैं उनको आसानी से याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। बस 2A 2C RB याद रखना है। जी हाँ, 2A का मतलब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 2C यानी चाइना और कनाडा, और RB से रशिया और ब्राजील। इस छोटी सी ट्रिक के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देशों का क्रम भूलना लगभग नामुमकिन है। अब थोड़ा टाइम जोन्स को भी समझ लेते हैं। देश के प्रमाणिक समय को तय करने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन को बेस माना जाता है। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यानी 82.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर स्थित है। सबसे खास बात यह है कि ये रेखा देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश का नैनी और झारखंड का रांची जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं। यही वो लाइन है जहां से पूरे देश का समय एक साथ चलता है। अब जब देश के अंदरूनी कोऑर्डिनेट्स को समझ लिया गया है तो तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, स्थलीय सीमाएं यानी लैंड बॉर्डर्स को ट्रेस करना। इस टेबल में एक काफी आश्चर्यजनक फैक्ट छिपा हुआ है। अक्सर हमें लगता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, राइट? लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि सबसे लंबी जमीनी सीमा दरअसल बांग्लादेश के साथ जुड़ी है, जो करीब 4096.6 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। और वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जो महज 106 किलोमीटर लंबी है। ये आंकड़ा सच में आम धारणाओं को बिल्कुल पलट देता है। इन विशाल पड़ोसी सीमाओं को ऐतिहासिक तौर पर कुछ खास लाइंस द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसे एक है रैडक्लिफ लाइन, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 3,330 किलोमीटर की बॉर्डर तय करती है। दूसरी तरफ है मैकमोहन लाइन, जो चीन के साथ 3,488 किलोमीटर के हिस्से को ऑफिशियली विभाजित करती है। ये सिर्फ जमीन पर खींची गई रेखाएं नहीं हैं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार हैं। इसके बाद चौथा भाग आता है सीमावर्ती राज्य, यानी उन बॉर्डर स्टेट्स के बारे में जानना जो अंतर्राष्ट्रीय गेटवेज की तरह काम करते हैं। ज्योग्राफी के इस नक्शे को ध्यान से देखने पर एक बड़ा ही मजेदार प्रश्न दिमाग में आता है। ऐसे कौन से विशिष्ट भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं ठीक 3 अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसियों से लगती हैं? ये सच में एक सोचने वाली बात है। और इसका शानदार जवाब है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। देखिए, सिक्किम की स्थिति कुछ ऐसी है कि ये नेपाल, भूटान और चीन, इन तीनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बिल्कुल इसी तरह पश्चिम बंगाल की सीमाएं भी बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से जाकर लगती हैं। इनकी इस एकदम यूनिक पोजीशन की वजह से ये दोनों राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डिप्लोमेसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण जंक्शंस माने जाते हैं। जमीन से अब आगे बढ़ते हैं और 5वें और आखिरी भाग पर आते हैं, समुद्री सीमाएं और उनके कानून। ये एक बिल्कुल नया हिस्सा है।
जमीन और समुंदर के रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं और यहाँ एक काफी जरूरी अंतर समझना पड़ेगा। समुद्री दूरियों को लैंड डिस्टेंस वाले किलोमीटर या माइल में नहीं नापा जाता, वहाँ नॉटिकल माइल्स काम आते हैं। जहाँ जमीन पर एक स्टैंडर्ड माइल लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, वहीं समुद्र में एक नॉटिकल माइल थोड़ा ज्यादा लंबा यानी करीब 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। मैरीटाइम नेविगेशन पूरी तरह से इसी मापदंड पर चलता है। और ये नॉटिकल माइल वाला मेजरमेंट समझना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि समुद्री कानून कहता है कि किसी भी देश की पूरी संप्रभुता यानी फुल सॉवरेनिटी उसके तट से ठीक 12 नॉटिकल माइल्स आगे समुंदर तक फैली होती है। इसे टेरिटोरियल वाटर्स कहा जाता है। आसान शब्दों में, जमीन छोड़ने के बाद भी 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र पर देश का बिल्कुल वैसा ही कानूनी अधिकार होता है जैसा कि मुख्य जमीन पर। इस विशाल भौगोलिक और कानूनी दायरे को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही गंभीर और सोचने लायक सवाल सामने आता है। ये ठोस भौगोलिक तथ्य, हमारी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और समुद्री अधिकार भविष्य में किसी भी राष्ट्र की वैश्विक रणनीति या ग्लोबल स्ट्रैटेजी को किस तरह आकार देंगे? आज के इस एक्सप्लेनर के जरिए प्रस्तुत की गई बारीकियों पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि दरअसल यही वो तथ्य हैं जो आगे चलकर ग्लोबल पावर डायनामिक्स की रूपरेखा तय करते हैं।